आज जब भी मिडिल ईस्ट में कोई एक मिसाइल चलती है या अमेरिका को लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है या उसे किसी देश के साथ बेवजह सर मारना होता है और अचानक से उस देश के पास परमाणु बम बनाने की क्षमता भी आ जाती है, तो कैप्टन अमेरिका दुनिया बचाने के लिए जंग का ऐलान कर देता है। और जैसे ही सुनाई देता है कि युद्ध होने वाला है तो हमारे दिल की, हिंदुस्तानियों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में जरा सा उछाल क्या होता है कि भारत का इंपोर्ट बिल अरबों डॉलर बढ़ जाता है, हमारा रुपया औंधे मुंह गिरने लगता है और महंगाई किसी चट्टान की तरह आम हिंदुस्तानी के सर पर आ गिरती है। युद्ध के कारण गैस की सप्लाई भी बाधित होती है, तेल के दाम आसमान छूते हैं और हमारी आर्थिक विकास और जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगने का खतरा मंडराने लगता है। फैक्ट्रियां धीमे काम करने लगती हैं, एक्सपोर्ट लगभग बंद होने की स्थिति में आ जाता है और इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ता है। आज देखिए, 2 महीने के ईरान और अमेरिका के युद्ध की वजह से भारत हर दिन एक संकट को टाल ही रहा है। एक ऐसा संकट जिससे हमारा सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सजा हमें भी भुगतनी पड़ रही है और पड़ सकती है। और इसकी वजह बहुत साधारण सी है। वजह यह है कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों, जो अधिकतर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर टिकी हैं, उनसे मजबूर हैं। मिडिल ईस्ट का तेल आज भारत जैसे अनगिनत देशों के लिए एक तरह की लाइफलाइन बन चुका है। इसीलिए आज हमारे प्रधानमंत्री को महीनों तक देश के लोगों को इस दबाव से शील्ड करने के बाद ये वार्निंग देनी पड़ रही है कि आने वाले दिन संकट से भरे हैं, तो जरा संभल कर चलना है। तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको डर के काले बादलों की नहीं बल्कि उम्मीद की एक रोशनी दिखाना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि भारत के पास एक 3 स्टेज न्यूक्लियर प्लान है और ये एक ऐसी योजना है जो अपने समय से इतने आगे है कि आज 70 साल बीत जाने के बाद भी दुनिया का कोई दूसरा देश इसे जमीन पर उतारने की हिम्मत जुटा नहीं पाया। तो चलिए इतिहास की एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो यदि सफल हो गई तो हम रेगिस्तानी तेल की मजबूरियों से मुक्त हो जाएंगे। बात है नवंबर 1954 की। देश को आजाद हुए बमुश्किल 7 साल बीते थे, 1 दशक भी नहीं हुआ था। दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस चल रही होती है और उस कॉन्फ्रेंस में एक व्यक्ति मंच पर खड़ा होता है और एक ऐसा दावा कर बैठता है जिसे समझने भर में उस हॉल में बैठे बौद्धिक लोगों को काफी वक्त लगा। विश्वास करना तो उनके लिए बहुत दूर की बात थी। Immense concentration of atomic energy has made possible other developments whose immediate results have been less happy and which have placed a pall of fear over the peoples of the world. सोचकर देखिए, जिस समय में हिंदुस्तान अभी यही तय कर रहा था कि हम अपने करोड़ों की आबादी का पेट कैसे भर पाए, हमारे पास ना तो चौड़ी सड़कें थी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, न सरकारी खजाने में कोई पैसा था और ऊपर से बंटवारे का दंश हम झेल रहे थे। उस घोर गरीबी और अनिश्चितता और उथल पुथल के बीच उस महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने केरल और उड़ीसा के समुद्री तटों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन तटों की रेत में 5 लाख टन से ज्यादा का थोरियम दबा पड़ा है और यही रेत हमारे देश का भविष्य बनने वाली है। और भाभा उस समय दुनिया के सबसे योग्य और खोजी वैज्ञानिकों में शुमार किए जाते थे, तो इस बात से स्पष्ट था कि वो बहुत गंभीरता से जो कह रहे थे वो कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि केरल के तटीय इलाकों की काली मोनोजाइट रेत में थोरियम के रूप में परमाणु ऊर्जा के एक ऐसे खजाने के बारे में जानकारी निकली है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है हिंदुस्तान के लिए। भाभा एक ऐसे खनिज की बात कर रहे थे जो इतना शक्तिशाली है कि अगर हम उसका उपयोग करते हुए ऊर्जा बनाना सीख जाए तो आने वाले 400 वर्षों तक हमारे देश को किसी अमेरिका या मिडिल ईस्टर्न देश के आगे ईंधन के लिए हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, किसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हमें दिक्कत नहीं आएगी। जरा सोचकर देखिए कि सऊदी अरब के तेल के कुओं से कुल जितनी ताकत, जितनी ऊर्जा निकलती है, हम अपनी इस रेत से उससे 10 गुना ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। थोड़ा आंकड़ों के जरिए समझिए कि हम जिस मोनोजाइट रेत में मिलने वाले थोरियम की बात कर रहे हैं वो कितना ताकतवर है। आज अमेरिका के पास 45 बिलियन बैरल तेल का रिजर्व है, ईरान के पास 208 बिलियन बैरल तेल है और तेल के खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी सऊदी अरब के पास 267 बिलियन बैरल तेल का रिजर्व है। और इन आप 3 तेल के मालिकों के तेल रिजर्व को जोड़ लें तो टोटल करीब 520 बिलियन बैरल बनता है, जिससे गुणा भाग करके समझें तो कुल मिलाकर के 2,92,000 टेरावाट घंटे यानी केवल 0.2 मिलियन टेरावाट घंटे की ऊर्जा पैदा हो सकती है।
और अब जरा भारत की तरफ देखिए, हमारे पास 8.5 लाख टन थोरियम का रिजर्व है, जो अकेले 3.1 मिलियन टेरावाट घंटे ऊर्जा पैदा करने की क्षमता रखता है, 10 गुने ज्यादा। लेकिन ये हमारी वो अमानत है जो हमारी जेब में तो है, लेकिन अभी तक हम इसका इस्तेमाल कर पाने के लायक नहीं है। और दूसरी तरफ आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है, लेकिन इस चमकते हुए तमगे के पीछे का ये सच ये है कि हम अपनी ऊर्जा जरूरत का 90% कच्चा तेल विदेशों से खरीदते हैं। एक और नजरिए से इस कहानी को देखिए कि आज हमारे देश में जो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए जो पूरा हमारा डिफेंस बजट है वो $74 बिलियन के आसपास बैठता है, और दूसरी तरफ सिर्फ दूसरे देशों से कच्चा तेल मंगाने के लिए हम हर साल $137 बिलियन खर्च कर देते हैं, और नेचुरल गैस के लिए अलग से 14 से 15 बिलियन डॉलर हमें खर्चा करना पड़ता है। यानी हम अपने इस प्यारे से देश की सुरक्षा पर जितना खर्च करते हैं उसका 2 गुना पैसा हम सिर्फ अपनी सड़क पर चलने वाली गाड़ियां, बिजली बनाने के लिए, इन तमाम कामों को करने के लिए विदेशी बाजार की जेब में डाल देते हैं। आज हमारे पास घरेलू स्तर पर ऊर्जा के नाम पर सिर्फ एक बड़ा संसाधन है, वो है कोयला, जो आज की भी भारत की 79% बिजली का बोझ उठा रहा है, लेकिन सड़क पर चलती गाड़ी और अन्य ऊर्जा जरूरतों को कोयला नहीं पूरा कर सकता है। यह वो बुनियादी कारण है कि जब भी दुनिया के पटल पर तेल के दाम में जरा से डॉलर चढ़ते हैं तो हमारा रुपया कमजोर हो जाता है, पेट्रोल डीजल के मीटर भागने लगते हैं और पूरी अर्थव्यवस्था एक अजीब से दबाव में आ जाती है। हालांकि इस दुनिया के दबाव के बावजूद हमारा पेट्रोल डीजल का मीटर नहीं भागा है, लेकिन इसको कब तक कंट्रोल किया जा सकेगा ये अपने आप में सवाल है, क्योंकि इस समय दुनिया बर्बादी की कगार पर खड़ी है, एक तरह से अगर हम युद्ध की स्थितियों को देखें। और इन तमाम चीजों को जोड़कर देखें तो अंततः इस पूरे खेल की कीमत देश के उस आम नागरिक को चुकानी पड़ती है जो महीने के अंत में अपनी ठंडी जेब देखकर यह सोचता है कि आखिर हर साल खर्चा क्यों बढ़ जा रहा है। देश में सरकार ही कुछ गड़बड़ कर रही होगी, सखी सैयां तो खूब कमा रहे हैं लेकिन महंगाई डाइन खाए जा रही है। लेकिन यहीं पर भारत की परमाणु ऊर्जा एक गेम चेंजर बनकर सामने आती है। क्या आप यह जानते हैं कि यूरेनियम का एक छोटा सा टुकड़ा जो आपकी उंगली के एक हिस्से के बराबर होता है वो अकेले 1 टन कोयले, 120 से 150 गैलन पेट्रोलियम या 17,000 क्यूबिक फीट नेचुरल गैस के बराबर ऊर्जा दे सकता है। और यूरेनियम बिना किसी रुकावट के साल के 365 दिन लगातार काम कर सकता है। जहां एक सोलर प्लांट, जिसकी चर्चा आज बहुत भारत में होती है, वो अपनी पूरी क्षमता पर केवल 20 से 25% समय ही काम कर पाता है। मौसम के बहुत सारे अवयव होते हैं, उसकी वजह से वो प्रभावित होता है। लेकिन एक न्यूक्लियर प्लांट 92% समय अपनी पूरी क्षमता से बिजली देता है। तो फिर हम सभी के मन में सवाल उठता है कि जब सब कुछ इतना सीधा है तो हम अपने देश में जगह जगह न्यूक्लियर रिएक्टर क्यों नहीं लगा देते हैं? एक बार में ही बिजली बनाओ और खत्म करो विदेशी तेल पर अपनी निर्भरता। तो ऐसा सवाल सिर्फ आपके और हमारे मन में नहीं उठता, हमारे टैक्स के पैसों से चलने वाली देश की सरकार के मन में भी यही आया था। लेकिन इसका जवाब जितना आसान नहीं है, बहुत समस्याओं से भरा हुआ जवाब है। समस्या यह है कि जो पारंपरिक न्यूक्लियर तकनीकी वाले रिएक्टर हैं वो केवल यूरेनियम से चलते हैं और भारत के पास यूरेनियम का कोई खास भंडार है नहीं। दुनिया के मुकाबले भारत के पास कुल मिलाकर केवल 4.3 लाख टन ही रिजर्व है, जो दुनिया के किसी भी यूरेनियम संपन्न देश से बहुत कम है। और खास बात यह है कि हम यूरेनियम खरीद भी नहीं सकते, क्योंकि काफी समय पहले ही भारत को वैश्विक परमाणु सप्लाई चेन से अघोषित रूप से बहिष्कृत कर दिया गया है। दरअसल जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण यानी स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन किया, यानी भारत में जब बुद्ध मुस्कुराए तो दुनिया की भौहें हमारे ऊपर तन गई थी। उस वक्त दुनिया में केवल 5 देशों यानी अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के पास परमाणु बम बने थे। इन देशों ने मिलकर के एक विशेष समूह बनाया जिसे आज हम न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के नाम से जानते हैं। 1992 आते आते इन्होंने पूरी दुनिया के लिए कड़ा नियम थोप दिया कि अगर आपको न्यूक्लियर ईंधन या तकनीकी चाहिए तो आपको कागज पर यह लिख करके देना होगा कि आप कभी परमाणु बम नहीं बनाएंगे। भारत ने जो परीक्षण किया था वो इसलिए किया था ताकि हमारे पड़ोसी देश चीन और दुनिया की अन्य महाशक्तियों के पास जो ताकत थी उससे हमें डराया ना जा सके। भारत ने स्पष्ट किया कि यह परीक्षण हमारे देश की तरक्की और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किया गया है। लेकिन कमजोर की कौन सुनता है? कमजोर अगर आत्मसम्मान की बात करें तो ताकतवर को यह दुस्साहस जैसा लगता है। आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम अपने ऑयल सप्लाई के लिए अपने इंपोर्ट के चैनल डाइवर्सिफाई करेंगे तो अमेरिका ने आंखें दिखाने की हमें कोशिश की थी। ठीक यही उस समय भी हुआ था। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने तुरंत ये नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि भारत ने ये कह तो रहा है कि ये ऊर्जा शांतिपूर्ण ढंग से बना हुआ एक ऊर्जा प्लांट है, लेकिन उसकी आड़ में भारत खतरनाक हथियार बना रहा है और इससे दुनिया पर खतरा आ गया है और इसीलिए भारत को परमाणु बाजार में एंट्री ना ही दी जाए। सोचकर देखिए, जिन 5 देशों ने ये नियम बनाया वे पहले खुद हजारों परमाणु बम लेकर बैठ सकते थे। अमेरिका मानव सभ्यता के सबसे बड़े दुश्मन इस परमाणु बम को जापान के ऊपर चला चुका था, लेकिन भारत जैसे संप्रभु देश अपनी सुरक्षा के लिए भी अगर कुछ करने जा रहे हैं तो वो समस्या है।
वही शायरी याद आती है कि हम आह भी कर दें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। 1974 से 2008 तक करीब 30 से ज्यादा वर्षों तक भारत को वैश्विक परमाणु बाजार से पूरी तरह काट दिया गया। हम ना तो यूरेनियम खरीद सकते थे, ना नई तकनीकी ले सकते थे और ना ही किसी तरह का ईंधन समझौता कर सकते थे। इस पॉलिसी आइसोलेशन का नतीजा यह हुआ कि हमारे रिएक्टरों को बिना पर्याप्त ईंधन के आधी क्षमता पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमारे पास शानदार वैज्ञानिक थे, ज्ञानी लोग थे, पैसा था, ढांचा भी था, लेकिन यूरेनियम के बिना हमारी परमाणु ऊर्जा का सपना दम तोड़ रहा था। लेकिन यह हिंदुस्तान था जिसने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। होमी जहांगीर भाभा को उस वक्त भी अंदाजा था कि यह रास्ता इतना आसान नहीं रहने वाला है, इसीलिए उन्होंने जो प्लान दिया वो एक दिन में तकदीर बदलने का नहीं था, बल्कि उसमें यह तय था कि एक लंबे वक्त अगर भारत ने यह प्लान मेंटेन कर लिया तो यह वो ताकत देगा जो भारत जैसे विशाल देश के लिए परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा रास्ता खोल देगा और एनर्जी में इंडिपेंडेंस देगा। और उनको यह भी पता था कि भारत जैसे बड़े देश के लिए परमाणु ऊर्जा कोई विलासिता या लग्जरी का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि अस्तित्व बचाए रखने की बुनियादी जरूरत है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मौजूदगी में भाभा ने कहा कि यह सच है कि हमारे पास यूरेनियम कम है, लेकिन हमारे पास मुल्क के समुद्री तटों पर एक ऐसा खजाना बिखरा पड़ा है जो यूरेनियम से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वे उसी यूरेनियम की बात कर रहे थे। यदि आप कभी केरल के तटों पर जाएं तो देखेंगे कि वहां की रेत गहरे काले रंग की है। यह कालापन मोनजाइट के कारण आता है, जिसके भीतर थोरियम का असीम भंडार छिपा है। इस थोरियम की ताकत को समझिए। 1 गीगावाट बिजली पैदा करने के लिए जहां आपको 3.5 मिलियन टन कोयला, 2.1 मिलियन टन तेल, 1.7 मिलियन टन नेचुरल गैस या 200 टन यूरेनियम की जरूरत होती है, वही काम केवल 1 टन थोरियम में हो सकता है। आज भारत के पास दुनिया के कुल थोरियम रिजर्व का लगभग 25% हिस्सा है। जहां हमारे पास 8.5 लाख टन थोरियम है, तो दुनिया के बाकी देश, ब्राजील के पास 6.32 लाख टन, ऑस्ट्रेलिया के पास 5.95 लाख टन और अमेरिका के पास भी लगभग इतना ही है, और ये सब हमसे काफी पीछे पड़ते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इतना थोरियम है तो हम आज एनर्जी सुपर पावर क्यों नहीं बन पाए? वही सवाल जो शुरू में हमने पूछा था। आज हमें क्यों मिडिल ईस्ट की लड़ाई के बीच ये सुनना पड़ रहा है कि तेल कहां से आएगा, कितना महंगा होगा, महंगाई का असर हमारी जनता पर क्या होगा? दरअसल कारण यह है कि थोरियम सीधे तौर पर यूरेनियम की तरह काम नहीं करता। यूरेनियम एक तरह से पेट्रोल की तरह है, साफ पेट्रोल की तरह। रिएक्टर में डालिए, प्रक्रिया शुरू होगी और बिजली बनना शुरू हो जाएगी। लेकिन थोरियम कच्चे तेल की तरह है। जब तक इसको पूरी तरह से रिफाइन नहीं किया जाता है तब तक वो किसी काम का नहीं आ सकता। इसको रिफाइन करके किसी एक ऐसे तत्व में बदलना पड़ेगा जो अवेलेबल रिएक्टर हैं वो उसे समझ सकें। और न्यूक्लियर इंजीनियरिंग की दुनिया में यह बदलाव सबसे जटिल कार्यों में से एक माना जाता है। इसी चक्रव्यूह को भेदने के लिए ही भाभा ने अपना ऐतिहासिक 3 स्टेज प्लान बनाया था। इसे समझने के लिए न्यूक्लियर विज्ञान के बुनियादी कामकाज को बड़े सरल शब्दों में समझिए। हालांकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, लेकिन न्यूक्लियर विज्ञान की कोई समझ नहीं है, तो इसके बारे में इंटरनेट पर पढ़कर मैंने जो इकट्ठा किया है, आगे न्यूक्लियर साइंस की वही बातें आपको बताई जाएंगी, वो इंटरनेट के उधार ज्ञान के आधार पर बताएंगे। दरअसल हर परमाणु के केंद्र में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन होते हैं और बिना चार्ज वाले न्यूट्रॉन होते हैं। सामान्यतः यह न्यूक्लियस स्थिर होता है, लेकिन कुछ परमाणुओं में यह इतना ज्यादा बंधा हुआ या इतना अधिक जटिल होता है कि वे बेहद अस्थिर हो जाते हैं। यूरेनियम 235 का एक ऐसा ही अस्थिर आइसोटोप है। जब आप इस U-235 पर एक न्यूट्रॉन की मार देते हैं, एक न्यूट्रॉन उसकी तरफ भेजते हैं, तो उसे सोख लेता है और तुरंत 2 हिस्सों में टूट जाता है। इसी प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इस विखंडन से 3 चीजें बाहर आती हैं। पहला, अत्यधिक गर्मी जो पानी को भाप में बदलती है और टरबाइन घुमाकर बिजली बनती है। दूसरा, 2 या 3 नए तेज रफ्तार के न्यूट्रॉन। और तीसरा, बचे हुए 2 परमाणु। अब जो एक न्यूट्रॉन बाहर निकले हैं वे आसपास के अन्य U-235 परमाणुओं से टकराते हैं, उन्हें तोड़ते हैं और यह सिलसिला एक अनवरत चेन रिएक्शन में बदलता हुआ चला जाता है। लेकिन यहां एक प्रैक्टिकल समस्या का पेंच है। दरअसल बाहर निकलने वाले न्यूट्रॉन 20,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की तूफानी रफ्तार से भागते हैं। इस गति में बिना टकराए यूरेनियम के पास से गुजरता जाते हैं। इसके लिए हमें उन्हीं रफ्तार को धीमा करना पड़ेगा ताकि वो यूरेनियम से टकरा सकें, ताकि वे सटीक ढंग से दूसरे परमाणुओं को हिट कर सकें। न्यूट्रॉन की इस गति को धीमा करने वाले पदार्थ को मॉडरेटर कहा जाता है। ज्यादातर देश मॉडरेटर के रूप में साधारण पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पानी के अपने नेचर की वजह से न्यूट्रॉनों को धीमा तो करता ही है, लेकिन साथ ही उनमें से कई को खुद सोख भी लेता है। और जब न्यूट्रॉन ही कम हो जाएंगे तो चेन रिएक्शन अपने आप खत्म हो जाएगा। इस कमी को पूरा करने के लिए कई देश अपने यूरेनियम को एनरिच करते हैं, यानी उसमें U-235 की मात्रा को आर्टिफिशियली बढ़ाते हैं।
चूंकि दुनिया ने हमें एनरिचमेंट की तकनीकी देने से मना कर दिया था, इसलिए भाभा ने अपने पहले चरण में साधारण पानी के बजाय हैवी वाटर D2O का इस्तेमाल किया। साधारण पानी H2O के हाइड्रोजन में केवल एक प्रोटॉन होता है, लेकिन हैवी वाटर के ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। इसका फायदा यह है कि हैवी वाटर न्यूट्रॉनों को बिना सोखे धीमा कर देता है। जब न्यूट्रॉन बर्बाद नहीं होंगे तो हमें महंगे एनरिचमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और खदान से निकला प्राकृतिक यूरेनियम सीधे हमारे रिएक्टरों में काम करने पड़ेगा। लेकिन असली खेल इसके बैकएंड पर चल रहा था। प्राकृतिक यूरेनियम में 99.3% हिस्सा यूरेनियम 238 का होता है जो बिजली नहीं बनाता। केवल 0.7% हिस्सा U35 होता है जो टूटता है, जो बिजली बनाता है। तो फिर 99.3% बेकार गया। वो U38 अब क्या कर रहा है? जब न्यूट्रॉन इस U238 से टकराता है तो वो टूटता नहीं, बल्कि उस न्यूट्रॉन को सोख कर प्लूटोनियम 239 में बदल जाता है। काफी डिफिकल्ट लग रहा है, मुझे भी लग रहा था, इसीलिए मैं बहुत सिंपल इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद हमारे पहले चरण के रिएक्टर के सामने जो देश में बिजली बना रहे थे और पीछे के दरवाजे से चुपचाप जो बेकार यूरेनियम को बच रहा था उसको बहुमूल्य प्लूटोनियम में बदल रहे थे। भारत दशकों से ऐसे 22 रिएक्टर चलाकर दूसरे चरण के लिए ईंधन इकट्ठा कर रहा था। यानी जो दूसरे चरण में रिएक्टर चलना है उसके लिए हमें प्लूटोनियम की जरूरत पड़ेगी। और फिर वो दिन आया जिसका इंतजार हमारा देश पिछले 70 वर्षों से कर रहा था। आज से एक महीने पहले 6 अप्रैल 2026 की रात ठीक 8:25 पर तमिलनाडु के तटीय कस्बे कलपक्कम में एक विशाल गुंबद के भीतर हमारे वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जिसे अमेरिका समेत पूरी दुनिया असंभव मानती थी। भारत के 500 मेगावाट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने अपनी क्रिटिकलिटी हासिल कर ली और हमें समझना होगा कि यह केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, यह विश्व पटल पर भारत की ऊर्जा संप्रभुता का आधिकारिक शंखनाद था। अब दूसरे चरण के बाद एक बार फिर हम जब कई ब्रीडर रिएक्टरों के जरिए पर्याप्त प्लूटोनियम जमा कर लेंगे तो हम इस रिएक्टर के आवरण में यूरेनियम की जगह अपनी उसी समुद्री रेत वाले थोरियम 232 को लगाना शुरू कर देंगे। तब थोरियम यूरेनियम 233 में परिवर्तित होने लगेगा और ये U233 ही हमारे तीसरे चरण में एडवांस हैवी वाटर्स रिएक्टर का मुख्य ईंधन होगा। जिस दिन हम इस तीसरे चरण में पूरी तरह प्रवेश कर जाएंगे, भारत अपनी 500 गीगावाट ऊर्जा क्षमता के साथ अगले 400 वर्षों के लिए ऊर्जा के सेक्टर में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और एक खास बात मैं आपको बताऊं कि अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे वैश्विक ताकतों ने फास्ट ब्रीडर तकनीकी को हासिल करने के लिए $50 बिलियन से ज्यादा की रकम पानी की तरह बहा दी, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं कर पाए। और यह भी देखने वाली बात है कि हमने तमाम प्रतिबंधों के बीच कॉस्ट एफिशिएंसी के साथ में इस लक्ष्य को हासिल करने की ओर कदम बढ़ाया है। सिर्फ 85-100 करोड़ रुपए खर्च के साथ हमने उस ओर कदम बढ़ा दिया जिससे अगले कई सदियों के लिए हमारी एनर्जी नीड्स फ्री हो जाएंगी। 1950 के दशक में होमी भाभा ने जो सपना देखा था, 70 साल बाद 6 अप्रैल 2026 को भारत के वैज्ञानिकों ने अपनी मेधा से उस सपने पर मुहर लगा दी है। अब यक्ष प्रश्न केवल यह है कि हम इस अंतिम तीसरे चरण के शिखर पर कब पहुंचते हैं। और यकीन मानिए जिस दिन यह होगा, मुल्क असल मायने में, हमारा हिंदुस्तान असल मायने में एक वैश्विक सुपर पावर के रूप में स्थापित हो जाएगा। और आज जब अमेरिका की दादागिरी और युद्धोन्मादी रवैये की वजह से हमें अपने को बचाने के लिए रास्ते देखने पड़ते हैं, अपनी जरूरतें कट करने की बातें करनी पड़ती हैं, प्रधानमंत्री को अपील करनी पड़ती है, हो सकता है कि आज से कुछ वर्षों के भीतर ही हम उस लीग में शामिल हो जाएं जहां हमें इनके मार्केट मैनिपुलेशन टेक्निक से कोई असर ही ना पड़े। आज सबको पता है कि हालत कठिन है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, हमारे ऊपर बहुत दबाव है कि बाजार जैसा व्यवहार करेगा हमारे नागरिक मजबूर होंगे उसके अनुरूप मार झेलने के लिए। हालांकि इस कठिन समय में भी भारत ने खुद को बहुत बचा करके रखा है। पिछले 2 महीने से भारत में कोई रेट नहीं ऊपर नीचे हुआ है। आप पूरी दुनिया, अपने एशिया के देशों के आसपास के देशों का देख लीजिए, रेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इवन चाइना ने बहुत ज्यादा रेट बढ़ाया है। युद्ध के इतने महीने बीत जाने के बाद भी हम किसी रूप में प्रभावित नहीं दिख रहे हैं डायरेक्टली, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी देश मजबूती से खड़ा रहेगा। हमारे पड़ोस के सारे देश जब इस अंधकार भरे समय के कट जाने का इंतजार कर रहे हैं तो उस वक्त में हम हिंदुस्तानी अपने लिए खुद की रोशनी बना रहे हैं जिससे अगले कई सदियों तक हमें कभी भी दुनिया के इस तमाशे की वजह से किसी तरह का अंधकार नहीं झेलना पड़ेगा। हमने कोशिश करी तमाम जानकारियों को इकट्ठा करके आपको उस कहानी को बताने की जो पिछले, हम जब भी चर्चा होती है भारत में तो तेल का सवाल आता है और लोग यही कहते हैं कि हमारे पास अपना तेल नहीं है तो हम बहुत गरीब रह जाने वाले, हमारे लिए कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन इस कहानी को सुन करके, इस कहानी को समझ करके आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगले कुछ वर्षों के अंदर, अगली कई सदियों के लिए हम इस तरह के किसी भी तमाशे से मुक्त हो जाने वाले हैं। वाकई हम ऊर्जा के सेक्टर में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आज के दिन हमें अपने बहुत महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा को भी याद
याद करना चाहिए और उन तमाम वैज्ञानिकों को याद करना चाहिए जिन्होंने इस पूरे सफर में इस देश को मजबूत बनाने के लिए काम किया है। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।